नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 9 बज गए। आपका पसंदीदा कार्यक्रम जनमत लेकर हाजिर हूं। विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले। जब कोई राष्ट्र प्रमुख सीमाओं के पार जाता है तो फिर वो सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, बल्कि वो अपने देश की नीति, प्रतिष्ठा और परिपक्वता को लेकर वैश्विक मंच पर खड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो अहम देशों के यूनाइटेड किंगडम और मालदीव्स के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। यह दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों का सिलसिला नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका में नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें व्यापार, सुरक्षा, रणनीतिक संतुलन और आत्मनिर्भरता के आयाम जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दो देशों, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और मालदीव्स की द्विपक्षीय यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो यह दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। 23 और 24 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से प्रस्तावित की गई है। यह पहली बार है जब स्टारमर के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेता आमने सामने होंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्तों की बात करें तो यह संबंध ऐतिहासिक भी है और रणनीतिक भी। प्रधानमंत्री मोदी की यह चौथी ब्रिटेन की यात्रा है, लेकिन इस बार एजेंडा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और निर्णायक है। इस यात्रा के केंद्र में है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, यानी इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस पर संभावित हस्ताक्षर को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। यह समझौता फाइनल होता है तो भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% से अधिक निर्यात वस्तुओं पर टैरिफ में राहत मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो, इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर को मिलने वाला है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के लिए भी एक करारा बड़ा मौका है, जहां यह करार जो है इसलिए बड़ा मौका है क्योंकि खासकर ब्रेग्जिट के बाद उसे नए साझेदारों की तलाश है। भारतीय बाजार में ब्रिटेन की विस्की, प्रीमियम कारें और उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। मोदी की इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात किंग चार्ल्स तृतीय से भी प्रस्तावित रखी गई है। यह शिष्टाचार मुलाकात दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की परंपरा को और आपसी सम्मान को रेखांकित करेंगी। आपको बताएंगे किस तरह से 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में भारतीय समुदायों को संबोधित करने पहुंचे थे, तब से लेकर अब तक भारत ब्रिटेन संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति भी दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया था। इसका नतीजा यह रहा कि व्यापार, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रिजर्व जैसे क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में सिर्फ समझौते नहीं बल्कि साझेदारियों की शक्ल ले चुके हैं। वर्तमान में ब्रिटेन भारत का द्विपक्षीय व्यापार 55 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जबकि भारत ने भी ब्रिटेन में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर रखा है। और अब जनमंच में बात होगी जनमत में, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं होता बल्कि देश की भावना बन चुका हो। तब बीसीसीआई सिर्फ सत्ता का बोर्ड नहीं बल्कि सत्ता और संसाधनों का सबसे ताकतवर केंद्र बन गया है। तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बीसीसीआई की बादशाहत पर लगाम कसने का वक्त आ गया है। सरकार अब खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई परिभाषा तय करने जा रही है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 संसद के पटल पर आने को तैयार है और इसके निशाने पर है वो संगठन जो दशकों से खुद को सबसे अलग, सबसे बड़ा और सबसे स्वतंत्र मानता आया है, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई। कहते हैं कि जब कोई खेल ओलंपिक में शामिल हो जाता है तो उसके साथ जुड़े हर संस्थान को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढलना पड़ता है। जब क्रिकेट 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं तो फिर सवाल यह कि क्या बीसीसीआई को भी अब उसी पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक निगरानी के नियमों के तहत नहीं आना चाहिए, जिसका पालन बाकी खेल संगठन भी करते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में लाने की तैयारी हो चुकी है। यह बिल बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। खेल मंत्रालय का कहना है कि यह कानून बनने के बाद बीसीसीआई को वैसा ही जवाबदेह बनाया जाएगा जैसा कि अन्य नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं।
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा था कि ये विधेयक खेल प्रशासन को पारदर्शी बनाने, समय पर चुनाव कराने और खिलाड़ियों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। इसके तहत एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन होगा जो खेल संघों को मान्यता देने, फंडिंग और प्रशासनिक नियमों की निगरानी करेगा। खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए खेल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इस बिल की खासियत ये है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। खेल संघों की गवर्निंग बॉडी में महिलाओं की हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। प्रशासकों की आयु सीमा को 70 से बढ़ाकर 75 किया जाएगा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए विशेष निगरानी तंत्र की व्यवस्था होगी। बीसीसीआई भारत का सबसे समृद्ध और प्रभावशाली खेल संघ है। ये सरकार से कोई अनुदान नहीं लेता और पूरी तरह से संस्था के रूप में कार्य करता है। आईसीसी की कुल आय का 40% से अधिक हिस्सा बीसीसीआई से आता है, जिससे ये न केवल भारत बल्कि विश्व क्रिकेट में भी एक अहम भूमिका निभाता है। बीसीसीआई के पूर्व संजय जगदाले का कहना है, बीसीसीआई को इस बिल में लाना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये सबसे पहले ही व्यवस्थित और पेशेवर ढंग से काम कर रहा है। उनका तर्क है कि अन्य खेल संघों को बीसीसीआई से सीखना चाहिए, न कि इसे सरकारी नियंत्रण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बीसीसीआई पर हमेशा से पारदर्शिता की कमी, पदाधिकारियों के कार्यकाल और चुनावों में विवादों की आलोचना होती रही है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद भी सुधार अधूरे हैं। सरकार का मानना है कि जब क्रिकेट को 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है तो बीसीसीआई ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बन चुका है, तो इसे भी बाकी खेल संघों की तरह जवाबदेह बनना आवश्यक है। आईसीसी के नियमों के अनुसार किसी भी क्रिकेट बोर्ड पर सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबन का कारण बन सकता है। पाकिस्तान, नेपाल और जिम्बाब्वे में ऐसे कई उदाहरण देखे जा चुके हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि ये बिल बीसीसीआई की स्वतंत्रता को छीनने के लिए नहीं बल्कि इसे पारदर्शी और खिलाड़ियों के हित में अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए है। अगर ये कानून बीसीसीआई की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए लागू होता है तो आईसीसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल का मकसद खिलाड़ियों की सैलरी तय करना नहीं है, ये केवल प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर केंद्रित है। बीसीसीआई फिलहाल टेस्ट मैचों के लिए 1.5 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए प्रति मैच खिलाड़ियों को फीस देती है। ये बिल खिलाड़ियों को शोषण या आंतरिक राजनीति से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा में एक मजबूत कदम होगा। बिल के लागू होने पर बीसीसीआई सूचना के अधिकार RTI के तहत आ सकता है। इसका मतलब ये होगा कि आम नागरिक भी बीसीसीआई के निर्णयों और आर्थिक लेन देन की जानकारी मांग सकते हैं। बिल का मकसद खिलाड़ियों की सैलरी तय करना नहीं है, ये केवल प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर केंद्रित है। बीसीसीआई फिलहाल टेस्ट मैचों के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए प्रति मैच खिलाड़ियों की फीस देती है। ये बिल खिलाड़ियों के शोषण या आंतरिक राजनीति से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में मजबूत कदम होगा। बिल के लागू होने पर बीसीसीआई सूचना के अधिकार RTI के तहत आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आम नागरिक भी बीसीसीआई के निर्णय और आर्थिक लेन देन की जानकारी की मांग सकेंगे। समय पर चुनाव, चयन प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और अनुशासनात्मक फैसलों में खेल ट्रिब्यूनल का हस्तक्षेप बीसीसीआई की बादशाहत को चुनौती दे सकता है। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025 भारतीय खेल प्रशासन में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मकसद पारदर्शिता और खिलाड़ियों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। वहीं बीसीसीआई की ताकत और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को देखते हुए जरूरी होगा कि इस कानून का स्वरूप संतुलित हो। अगर सरकार और बीसीसीआई मिलकर इस बिल को सकारात्मक तरीके से लागू करते हैं तो ये न केवल भारतीय क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत के लिए नया अध्याय साबित हो सकता है। तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है वह विपक्ष की जड़ों को हिला रहा है। बिहार की वोटर लिस्ट से 52 लाख फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं। सोचिए 52 लाख। ये वही फर्जी नाम है जो लोकतंत्र को लूटते रहे, जो घुसपैठियों की तरह लोकतंत्र का गला घोंटते रहे। यही वजह है कि SIR की तलवार से विपक्ष का चेहरा डर से सफेद पड़ गया है।
तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास। इसीलिए उलझा के रखते हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप जांच कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के मैक्सिमम लोग या बहुत सारे लोग बाहर हैं। कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई रांची में है, कहीं भी है, झारखंड में। तो उनका आपने क्या टेस्ट किया, क्या किया? बहुत ही भ्रामक चीजें आ रही हैं, तरह तरह की अटकलें हैं। तो जब जनता चाहती है कि आप इसको ट्रांसपेरेंट करें, तो छुपाने की क्या जरूरत है? श्री राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। पूरे देश में वोट चोरी और प्रजातंत्र चोरी का ये एक षड्यंत्र है। वोट चोरी और प्रजातंत्र को चोरी करने की साजिश है। संविधान को, संवैधानिक मर्यादाओं को, इस देश के लोगों को वोट का अधिकार जो हमने दिया 26 जनवरी 1952 को, वो वोट का अधिकार छीनने का एक षड्यंत्र है। और वो कर्नाटक हो, वो पंजाब हो, वो हरियाणा हो, वो बिहार हो, वो उत्तर प्रदेश हो, ये षड्यंत्र भाजपा पूरे देश में लागू करना चाहती है। सवाल ये है कि विपक्ष क्यों बौखलाया है, क्योंकि फर्जी वोटर इनकी राजनीति की ऑक्सीजन है। आरजेडी हो या कांग्रेस, इनके लिए असली मतदाता नहीं बल्कि फर्जी वोटर ही लोकतंत्र का खेल तय करती रही है। सत्ता पक्ष साफ कह रहा है, जो नकली है, जो मृत है, जो कहीं और रह रही हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाना लोकतंत्र की सफाई है। लेकिन विपक्ष का राग वही है, हंगामा करो, प्रक्रिया रोक दो। देखिए, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मात्र इतनी बात है कि वोटर जो फर्जी है उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। इसमें सहयोग करने की जगह ये उसका विरोध कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा देश का हर राज्य आज इसी बात से जूझ रहा है कि फर्जी वोटर्स बन गए हैं। इलीगल घुसपैठिए आए हैं देश में और वो वोटर बन गए। इलीगल घुसपैठियों को वोटर आईडी भी प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसे में उनको कुछ मुश्किल, उससे ज्यादा, मगर एक उनका पहले से आधार कार्ड या वोटर आईडी है तो मुश्किल से 2 और मांगे जाते हो। किस गांव में रहते हैं, किस कस्बे में रहते हैं, कब से रहते हैं, इतनी बात देने पे इतना हंगामा हो रहा है। सवाल साफ है, एसआईआर से विपक्ष क्यों डर रहा है? क्या इसलिए कि इनके एजेंडे की जड़ें ही फर्जी वोटरों और घुसपैठियों से सींची गई हैं? ये वही विपक्ष है जो असली जनता की आवाज दबाने में माहिर है, लेकिन नकली वोट बैंक के लिए सड़कों पर सिर पटक रहा है। अब बिहार में लड़ाई सिर्फ एसआईआर की नहीं है, लड़ाई असली बनाम नकली लोकतंत्र की है। वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को निकालने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट साफ बता रही है कि लोकतंत्र के दुश्मन कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सावन की शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में आस्था का जनसागर देखने को मिला। देश भर में गूंज रहे हैं बम बम भोले के जयकारे और हर तरफ दिखाई दे रही थी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति की तस्वीरें। आज का दिन महादेव के भक्तों के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि वैसे तो ईश्वर की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन कुछ पर्व वैसे होते हैं जिनकी महिमा अद्भुत होती है और अपार होती है। उन्हीं में से एक है सावन की शिवरात्रि। कावड़ियों को लेकर अन्य श्रद्धालुओं तक हर कोई इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि देश के कोने कोने से आज मनमोहक दृश्य भी सामने आ रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत के लोगों का भगवान शिव के प्रति कितना अटूट विश्वास है। और ये सारी तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये देश के मुख्य शिवालयों की हैं। एक तरफ उज्जैन के महाकाल हैं तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ, एक तरफ दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर हैं तो एक तरफ प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर।
सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन आस्था के आगे हर इंतजार छोटा पड़ गया। सावन की विशेषता ये रही कि इस माह में कांवड़िए पवित्र नदियों का जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। आज भी दूर दराज से आए कांवड़ियों और भक्तों की भीड़ देखने लायक रही। हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हुई और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधि पूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक कर देश भर के भक्तों को शुभकामनाएं दी। जब पूरा देश भोलेनाथ की भक्ति में डूबा है तो रामनगरी अयोध्या में भी कहां पीछे रहने वाली है। सरयू नदी के तट पर श्रद्धालुओं का लंबी कतारें देखने को मिली हैं। वहीं इस मौके पर तस्वीरें भी जमकर वायरल हुई हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आज का दिन किस तरह से विशेष रहा है। जरा सोचिए आप, अगर किसी शरारती बच्चे के हाथ में रिमोट कंट्रोल वाला बम दे दिया जाए या फिर किसी बंदर के हाथ में तेज धार वाला चाकू दे दिया जाए तो क्या होगा। वही हुआ पाकिस्तान में, जहां शाहीन ट्रिपल जैसी परमाणु क्षमता वाली मिसाइल टेस्ट के नाम पर जनता के सिर पर पटक दी गई। यह कोई युद्ध का मैदान नहीं था, यह आम लोगों की जिंदगी का इलाका था, आम लोगों का रिहायशी इलाका था। और मिसाइल गिर कैसे गई, किसी ड्रोन की बैटरी कैसे खत्म हो गई, बात सिर्फ मिसाइल के गिरने की नहीं है, बात उस मुल्क की है जो खुद को परमाणु ताकत कहता है लेकिन मिसाइलें छोड़ता है और उनके निशाने पर खुद की जमीन अपने ही शहर परमाणु संयंत्र बन जाते हैं। क्या पाकिस्तान को परमाणु ताकत की बजाय परमाणु खतरा नहीं कहा जाना चाहिए। 22 जुलाई 2025 पाकिस्तान के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का दिन रहा। पाकिस्तान ने अपनी परमाणु क्षमता वाली शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर बताई जा रही है और दावा किया गया कि यह भारत के किसी भी बड़े शहर को टारगेट। मिलिट्री के नाम पर क्या हुआ है पाकिस्तान में, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। इंटरनेट हालांकि अब सेना ने बंद कर दिया है और जिससे आम जनता जो है वो सवाल तक नहीं पूछ पाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से आई एक तस्वीर ने फिर साबित कर दिया कि भारतीय सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षक ही नहीं बल्कि हर मुश्किल में जनता की सबसे बड़ी उम्मीद है। 23 जुलाई 2025 को राजौरी के नौशहरा इलाके में तभी नदी में आई बाढ़ के बीच एक किशोर नदी के बीच एक टापू पर फंस गया। भारी बारिश, तेज बहाव और लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण हालात बेहद भयावह हो गए। किशोर को बचा पाना स्थानीय प्रशासन के लिए असंभव होता जा रहा था, क्योंकि ना कोई नाव वहां तक पहुंच सकती थी और ना ही रस्सियों का परंपरागत साधनों से कोई मदद की वहां गुंजाइश नजर आती थी। ऐसे में तत्काल भारतीय सेना को बुलाया गया और फिर शुरू हुआ इस साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन। खराब मौसम, बिजली की तारों और बिना किसी स्पष्ट लैंडिंग जोन के बीच सेना की एविएशन यूनिट ने जोखिम उठाते हुए हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर लाकर किशोर तक पहुंचाने का प्रयास किया। हेलीकॉप्टर को नदी के ठीक ऊपर स्थित रखकर जवानों ने खुद को लटकाकर किशोर को रस्सियों के सहारे खींचा और सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की अद्भुत तकनीक, दक्षता, धैर्य और अद्वितीय साहस का प्रतीक बन गया। और इसी के साथ जनमत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।